हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। आज मैं आपको एक पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो सारे एग्जाम्स में आता ही है, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को आप लास्ट तक देखें, जिससे आपको पता चले कि भारत के राष्ट्रपति के क्या क्या प्रावधान होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसा होता है। ठीक है, सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में आपको दिखाई गई हैं, तो आप इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखें। आइए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक भारत का राष्ट्रपति। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की शासन व्यवस्था के लिए संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम चुन लिया। ठीक है ना, जब हमारे देश में भारत का संविधान बन रहा था तो लोगों के सामने मतलब जो हमारे निर्वाचित सदस्य थे उनके सामने एक समस्या आई कि हमें कैसा अपने देश का संविधान लिखना है। तो हमने एक निर्वाचन पद्धति चुनी जिसे हम संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली कहते हैं। मतलब हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, अगली लाइन है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव और विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव के अंतर संबंधी संसदीय कार्यपालिका की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अगला है, संसदीय कार्यपालिका को दो भागों में बांटा है। जो हमारी संसदीय कार्यपालिका होती है इसे हम दो भागों में बांटे हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ठीक है, इसके अंदर दो भाग हैं। पहला है हमारा संसदीय सरकार और दूसरा होता है हमारा अध्यक्षात्मक सरकार। इनकी डेफिनेशन दी गई है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। हमारे देश में इसी प्रकार की प्रणाली चलती है। हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख तो हमारे राष्ट्रपति हैं, लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है मतलब जितने भी कार्य होते हैं वो प्रधानमंत्री की मर्जी के अनुसार होते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है तथा संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जो हमारे देश के मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि जो व्यक्तिगत मंत्री होता है वो हमारे राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि जो मंत्री का जो पद है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत व्यक्ति धारण करता है। मतलब अगर कोई आदमी मंत्री बना है तो उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और उसको उसके पद से राष्ट्रपति हटा सकता है। मंत्री की कोई कार्य अवधि नहीं होती है, आदमी कितने भी दिन के लिए मंत्री बन सकता है। मैक्सिमम लोग 5 साल के लिए मंत्री बन सकते हैं जब तक लोकसभा अपने कार्यकाल में रहती है। दूसरा पॉइंट है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका का प्रमुख अपने कार्यकाल तथा अपनी नीतियां, निर्णयों एवं कार्यों के संबंध में काफी हद तक विधायिका से स्वतंत्र होता है। हमारे देश में ये वाली व्यवस्था नहीं चलती है, हमारे देश में संसदीय प्रणाली चलती है। ठीक है, अगली लाइन है, भारत में ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो भारत की जो संसद भवन है हमने कहां से लिया है, तो उसका आंसर होगा ब्रिटेन से। ठीक है, जिस प्रकार ब्रिटेन का राजा अथवा रानी देश के औपचारिक प्रमुख होते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं ये हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि हम ब्रिटेन के अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वहाँ के जो राजा रानी होते हैं मतलब वहाँ के जो किंग और क्वीन होते हैं वो उस संविधान के प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख उनके भी प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे ही वास्तविक प्रमुख हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो कार्यपालिका शक्ति की जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला है, भारत में संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ऐसा आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 में बताया गया है। इसके आगे हम आपको अनुच्छेद भी बताएंगे कि राष्ट्रपति के कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। भारत में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अगर हम बोलें कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है तो हमारे राष्ट्रपति हैं। आप जानते हैं कि जो तीनों सेनाएं होती हैं उनके प्रमुख भी राष्ट्रपति होते हैं, और भारत में जो भी काम काज होता है वो सबका सब राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं विदेश दौरे पे जाते हैं तो वहां जाके वो जो भी करार करेंगे मतलब जो भी वो डॉक्यूमेंट साइन करेंगे वो सबके सब राष्ट्रपति की अनुमति से होते हैं और राष्ट्रपति के नाम से ही वो सारे कार्य संपन्न होते हैं। हमारे जो संविधान के निर्माता जो हमारे पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
उन्होंने राष्ट्रपति के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है जिसको हम देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के समान है। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति वो ब्रिटेन के सम्राट के समान रखता है पावर्स। किंतु दोनों देशों में एक मूलभूत अंतर यह है, जहां ब्रिटिश सम्राट का पद वंशानुगत होता है, मतलब हायरार्की चलती है, जैसे कि ब्रिटेन के जो सम्राट हैं उनके जो पुत्र हैं वही आने वाले सम्राट बनने वाले हैं। वहीं भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत में एक साथ संसदीय लोकतंत्र एवं गणराज्य दोनों की स्थापना की गई है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के जो राजा हैं उनमें अंतर क्या है, तो अंतर इतना सा है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव होता है जब भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है। ठीक है ना, मतलब हमारे देश में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य व्यवस्था है, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधान जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव होता है, उनका जो पद है वंशानुगत नहीं है। ऐसा नहीं होएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका पुत्र ही राष्ट्रपति बनेगा। हाँ, अगर वो निर्वाचित होकर आता है तो वो राष्ट्रपति जरूर बन सकता है, लेकिन वंशानुगत नहीं है ये पद। अगली लाइन में लिखा है, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ सरकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं तथा भाग में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, भाग 5 में 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। इसमें पूरा का पूरा संघीय कार्यपालिका बताई गई है कि देश में राष्ट्रपति का पद कौन सा रहता है, कौन से अनुच्छेद में है, उनकी शपथ क्या है, वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत के राष्ट्रपति। अब हमारा टॉपिक चालू हो रहा है भारत के राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति से आपका इंट्रोडक्शन था, यहां से हमारा मेन टॉपिक चालू हो रहा है। नोट करके लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 में होगा शब्द मतलब शैल बी का प्रयोग किया गया है। इसको पे आप ध्यान दें कि 52 में हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो शैल बी का जो प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान होगा। ठीक है, यह पद ना तो कभी रिक्त रहेगा और ना ही इसे कभी समाप्त किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्र अध्यक्ष जो राष्ट्र प्रमुख हमारे राष्ट्रपति होते हैं, और वो पद इतनी गरिमा का पद है कि उसे हम कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते। अगर बाई चांस राष्ट्रपति किसी कारण से अपना त्यागपत्र दे देते हैं तो जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वो उनका कार्य संभालेंगे। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति का काम करते हैं। क्योंकि देश का जो अध्यक्ष है, देश का जो राष्ट्रपति का पद है, ये कभी भी खाली नहीं हो सकता। और ये पद तभी खाली हो सकता है जब इनका उत्तराधिकारी मतलब जो अगला राष्ट्रपति है वो शपथ ले लेता है, तो ही राष्ट्रपति अपना पद त्यागता है। राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं, अगला टॉपिक है राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए रहती हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए निम्न अहर्ताएं बताई हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो कौन से आर्टिकल में है, तो 58 में उसका वर्णन है। पहली चीज है कि वह भारत का नागरिक हो। कोई भी आदमी राष्ट्रपति कब बन सकता है, पहला पॉइंट है जब वो भारत का नागरिक हो। दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है ना, 35 वर्ष का व्यक्ति ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए योग्यता रखता हो। अगर वो आदमी लोकसभा का सदस्य बन सकता है तो ही वो भारत का राष्ट्रपति रहेगा। वह किसी लाभ के पद पे ना हो, मतलब किसी सरकारी नौकरी में उसका ना होना। ठीक है, अगर कोई आदमी किसी सरकारी नौकरी में है तो वो कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगर उसे राष्ट्रपति बनना है तो उसे अपना पद त्यागना पड़ेगा, जो भी सरकारी नौकरी वो करता है उसे छोड़ना पड़ेगा, और फिर ही वो राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन भर सकता है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एक जमानत राशि जब्त कराई, मतलब एक जमानत राशि भरवाई जाती है। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करते हैं। यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। जो 15,000 रुपए उसने जमा किए थे वो जब्त हो जाते हैं। कब? अगर वो अपने जितने भी वोटर्स हैं उनका 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाए तो। ठीक है,
अगला पॉइंट है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। संविधान के अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए जो आदमी व्यक्ति खड़ा होता है उसे चुनते कौन है? तो राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों सभाओं के जो निर्वाचित सांसद होते हैं वो अपना वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। साथ ही साथ जितनी भी विधानसभाएं हैं, मतलब स्टेट्स में जितने भी स्टेट हैं उनके जो विधायक हैं वो भी वोट डालते हैं, लेकिन वो सारे के सारे चुने हुए विधायक होने चाहिए। साथ ही साथ दिल्ली और पौंडुचेरी के जो सीएम्स, मतलब जो वहाँ के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोग भी वोट डालते हैं। एक बात गौर करने वाली है, तो किसी भी देश, किसी भी राज्य के विधान परिषद का कोई भी सदस्य इसमें वोट नहीं डालता, ना ही कोई ऐसा सदस्य वोट डालेगा जो डायरेक्ट नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, क्योंकि देश को चुनने के लिए, देश के राष्ट्रपति को चुनने के लिए देश की जनता का सपोर्ट चाहिए, और देश की जनता जो है वो सांसदों में विद्यमान होती है, क्योंकि हम लोग मिलके अपना एक सांसद चुनते हैं, फिर सांसद मिलके हमारे देश के अध्यक्ष मतलब हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं। अगला पॉइंट है 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पौंडुचेरी के एवं संघ शासित राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल कर दिया गया है। 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो दिल्ली और पौंडुचेरी की जो विधानसभा है उनके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, इसका प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होती है? जिसमें लोग डायरेक्ट वोट नहीं डालते। जैसा हम जानते हैं कि जब हमारे देश के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो आप और हम वोट डालने नहीं जाते। वोट डालने कौन जाते हैं? वे सदस्य वोट डालेंगे जिनको हमने ऑलरेडी वोट डाल के विधानसभा और लोकसभा में बिठा चुके हैं। मतलब जो हमारे सांसद हैं और जो हमारे विधायक हैं जिनको हमने वोट डाल के चुना है, वे लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 55 में यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मतदान से होता है। ठीक है, गुप्त मतदान प्रणाली होती है, एकल संक्रमणीय प्रणाली। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 4 सदस्य खड़े हैं, A, B, C और D, ये 4 सदस्य। तो इनमें से जिन 2 सदस्यों को, पहले एक बार वोटिंग होगी, जिन 2 सदस्यों को ज्यादा वोट मिले हैं उन 2 सदस्यों में फाइनल वोटिंग होगी, और उसमें से भी जिससे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो सदस्य देश का राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो देश के राष्ट्रपति बनने के लिए कितने भी सदस्य खड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर सबके लिए वोटिंग करी जाती है, और जो 2 मेन रहते हैं, मतलब जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उन दोनों में फाइनल काउंटिंग होती है। ठीक है, ऐसे हमारे देश के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अब जो पॉइंट है, राष्ट्रपति के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, इसके नोट्स बनाएं, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है। 53 में क्या लिखा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होगा, लेकिन उसको पालन कराने के लिए वो एक मंत्री परिषद की सहायता लेगा जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। 54 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब भी मैंने आपको बताया है कि 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान है, मतलब जितने भी सांसद और विधायक हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कि किस रीति से होता है चुनाव, तो एकल संक्रमणीय गुप्त निर्वाचन पद्धति से इनका चुनाव होता है। अनुच्छेद 56 में लिखा है राष्ट्रपति की पद अवधि, तो राष्ट्रपति जनरली 5 साल के लिए रहता है, लेकिन अगर वो अपने पद पे नहीं बना रहना चाहता तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देके अपने पद को त्याग कर सकता है और अपनी सेवा से निवृत्त हो सकता है। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ है निर्वाचन के लिए पात्रता, क्या पात्रता होती है, तो अब भी मैंने आपको बताया है कि वो 35 साल की आयु कंप्लीट कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, ये सब उसकी पात्रता होती है। आर्टिकल 58 में लिखा है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, क्या क्या उसे अहर्ताएं होती हैं, तो ये अहर्ताएं होनी चाहिए कि वो भारत का सदस्य होना चाहिए, किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, ये सब उसकी अहर्ताएं होती हैं। और मेन चीज है
कि उसे 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जो सांसद हमने चुने हैं, तो ऐसे 50 निर्वाचित सांसद जब तक सूचित नहीं करेंगे लोकसभा अध्यक्ष को कि ये चुनाव जो कराना है, जो हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन होता है, उनको सूचना दी जाती है कि 50 चुने हुए सदस्य इस नाम को राष्ट्रपति के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, तो ही वो उस नाम पे विचार किया जाएगा। मिनिमम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए अगर किसी आदमी को राष्ट्रपति बनना है तो। और वो भी 50 सदस्य कौन होने चाहिए? तो वे 50 सदस्य सांसद होने चाहिए। ठीक है, मतलब चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी राह चलते 50 सदस्यों को लेकर राष्ट्रपति बनाने के लिए पहुंच जाएं। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। क्या क्या शर्तें होनी चाहिए इसका वर्णन किया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञापन के बारे में बताया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, प्रतिज्ञापन कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो हमारे उच्चतम न्यायालय के सबसे प्रमुख जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो हमारे देश के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अगला है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया हमने यूएसए से ली है। अगर कोई आदमी राष्ट्रपति बन जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो 5 साल तक अपने पद पे बना रहेगा। हम लोग, मतलब हमारे देश के जो सांसद हैं, उसे हटा भी सकते हैं। उसे हम इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं, मतलब महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। इसमें होता क्या है, तो इस प्रक्रिया में 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है कि आपके खिलाफ हम इम्पीचमेंट लाने वाले हैं, और दोनों सदनों में से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में पहले महाभियोग की प्रक्रिया के लिए वोटिंग कराई जाती है। पहले तो उस पर डिस्कशन होता है, उसके बाद वोटिंग होती है, और अगर 66% बहुमत से एक सदन में वो पास हो जाता है बिल, फिर दूसरे सदन में जाता है, और अगर दूसरे सदन में भी वो पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ऐसा अनुच्छेद 61 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 62 में वर्णित किया है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो अगर राष्ट्रपति अपना पद रिक्त कर देता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है पद पे रहते हुए, तो 6 महीने के अंदर अंदर हमें उसका फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। और उस 6 महीने तक पद कौन संभालेगा? तो जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, या तो वो संभालेंगे राष्ट्रपति का पद। अगर वो भी तैयार नहीं है तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। लेकिन कब तक संभालेंगे? 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के पद का चुनाव कराना पड़ेगा, ये अनिवार्य है, ऐसा 62 में लिखा हुआ है। 72 जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राष्ट्रपति के लिए, यह है क्षमादान। राज्यपाल जो रहते हैं वे भी क्षमादान दे सकते हैं, और राष्ट्रपति भी क्षमादान दे सकते हैं। आप 5 प्रकार के क्षमादान होते हैं, वो अगली स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा। अभी आप ये देखें, 72 में क्षमादान आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण को राष्ट्रपति की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त होती है। अगर किसी आदमी को सजा हो जाती है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा कम भी कर सकता है, या उसे अपनी सजा से मुक्त भी करा सकता है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति पे लोग याचिका लगाते हैं क्षमा के लिए। ऐसा 72 में लिखा है कि वह क्षमा कर सकता है किसी को। अगला है अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका का विस्तार। तो जो संघ की कार्यपालिका होती है उसका विस्तार राष्ट्रपति कर सकता है। वे चाहे तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को उठा के वहां एक विधानसभा का निर्माण कर सकते हैं, और वहां एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कर सकते हैं। अब जो हमारा पॉइंट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आपसे राष्ट्रपति की पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है, अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करता है। राष्ट्रपति अपने पद पे कब तक रहता है? तो जिस तारीख से उसने पद धारण किया है उस तारीख से 5 साल तक वो रहेगा। परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधन अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। मतलब अगर राष्ट्रपति को अपना पद खाली करना है तो वो उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना देगा और उसे अपना इस्तीफा देके अपना पद त्याग देगा। ठीक है, राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पे 61 में उपबंध महाभियोग का किया गया है। इसके द्वारा हम, राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करता है, मतलब वो संविधान का प्रमुख है, और अगर वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है
तो देश की जनता मतलब देश के जो सांसद होते हैं वे उसे हटा सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 61 में प्रबंध किया है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञापन, ये अगला पॉइंट है हमारा। भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, ये हमारा अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को निःशुल्क शासकीय आवास मतलब राष्ट्रपति भवन मिलता है। आप जानते हैं कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। वो एक सरकारी बंगला होता है जो उन्हें फ्री में दिया जाता है रहने के लिए। राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि में से प्रति माह कर रहित 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले इनकी तनख्वाह 1.5 लाख हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी तनख्वाह 5 लाख रुपए प्रति माह है और वो टैक्स फ्री है, मतलब उस पर राष्ट्रपति कोई भी टैक्स नहीं देता। और ये जो पैसा है ये हमारे देश की कंसोलिडेट फंड मतलब संचित निधि में से दिया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। तो आर्टिकल 61 के में इसका वर्णन किया गया है। यह प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रक्रिया मैं आपको समझा ही चुका हूं कि दोनों सदनों में राष्ट्रपति के खिलाफ 66% विशेष बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अगर दोनों सदनों के 66% लोग इस चीज से सहमत हो जाते हैं कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है तो वो उसके खिलाफ वोटिंग करेंगे और राष्ट्रपति को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। 14 दिन पहले महाभियोग प्रक्रिया के 14 दिन पहले उसे सूचित करना पड़ता है कि आपके खिलाफ महाभियोग आने वाला है, तो आप अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि जब संसद भवन में राष्ट्रपति आते हैं तो उन्हें अपने बचाव के लिए दलील देनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसा का सब प्रावधान 61 में किया गया है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी। सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रियों की कौन करता है, कैग की नियुक्ति कौन करता है, उसके बाद हमारे अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखें। पहला पॉइंट है संघ के प्रधानमंत्री एवं मंत्री। हमारे जो प्रधानमंत्री है इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री को तो हम चुनते हैं एक सांसद के रूप में, और जितने भी सांसद रहते हैं वो मिलकर अपना एक नेता चुनते हैं। जिस दल को बहुमत लोकसभा में प्राप्त होता है उसी दल का जो सबसे बड़ा नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन उसको शपथ कौन दिलाएगा, तो उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। साथ ही साथ जितने भी मंत्री हैं इन सभी मंत्रियों को भी शपथ कौन दिलाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इन सबको शपथ कौन दिलाते हैं, भारत के राष्ट्रपति। अगला है राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो राज्यों में जितने भी गवर्नर्स हैं, जितने भी राज्य, जैसे 28 राज्य, उनके 28 के 28 गवर्नरों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, मतलब यही उनको नियुक्त करते हैं। और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं, इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला है, लेकिन इनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो शपथ तो राष्ट्रपति दिलाएंगे, लेकिन जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं, जो राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं, जो उच्च न्यायालय होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन उनको शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। इन पॉइंटों को आप ध्यान से देखें। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए अपने भारत के संविधान का। इससे आपको मदद ये मिलेगी कि आपको हमारे अपने देश में क्या चल रहा है, कैसे हमारा संविधान बना है, उसकी जानकारी भी मिलती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत नॉलेज वाला सब्जेक्ट है। इसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। अगला जो पॉइंट है भारत का महान्यायवादी, मतलब जो हमारे देश के अटॉर्नी जनरल होते हैं, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब हमारे जो कैग हैं, ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं हमारे देश के, जो कि पूरा का पूरा ऑडिट का काम करते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला है निर्वाचन आयुक्त। आप हम जानते हैं कि हमारे देश में 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक होते हैं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं उनके सहायक। तो देश में जितने भी चुनाव होते हैं ये निर्वाचन मंडल द्वारा कराए जाते हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, और ये जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही साथ मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन होते हैं देश में,
उनके सभी सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला पॉइंट है दिल्ली एवं पौंडुचेरी के मुख्यमंत्री, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, इन सबके अध्यक्ष। तो दिल्ली और पौंडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति इनको शपथ नहीं दिलाते, राष्ट्रपति उस केंद्र शासित प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जो उपराज्यपाल होते हैं, वो इन्हें शपथ दिलाते हैं। लेकिन नियुक्ति ऐसा माना जाता है कि देश के राष्ट्रपति कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति ही काम करते हैं। वे अपने एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठालते हैं उस राज्य में, जो कि राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व करते हुए उस स्टेट को चलाते हैं। अगला है वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राजभाषा आयोग के। नोट करके लिखा है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा अनुच्छेद 71 के द्वारा उच्चतम न्यायालय करेगा। अगर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी विवाद है इनको कौन सुलझाएगा, तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुलझाएगा। ऐसा अनुच्छेद 71 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट रहने वाला है कि राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, पहला है कार्यपालिका शक्तियां, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। और अनुच्छेद 75 में ऐसा बताया गया है 75 में कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, ऐसा 75 के ए में बताया गया है। अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतरराज्यीय परिषद, मतलब इंटर स्टेट काउंसिल्स जो होती हैं, इनका गठन करते हैं राष्ट्रपति, और स्टेट्स में जो अपने गवर्नर्स बिठालते हैं वो इसी अनुच्छेद के तहत ये बिठालते हैं। फिर अगला है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। विधायी शक्तियों की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमारे देश में लोकसभा भंग होती है तो ये आर्टिकल 85 के तहत होती है। लोकसभा कब भंग होती है, तो लोकसभा में अगर प्रधानमंत्री या फिर किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और अविश्वास प्रस्ताव पे वो मंत्रिपरिषद खरा ना उतर पाए और अपना बहुमत लोकसभा में सिद्ध ना कर पाए, तो फिर आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। साथ ही साथ अगर लोकसभा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेती है तो उस स्थिति में भी 85 के तहत राष्ट्रपति उस लोकसभा को भंग कर देता है। अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है 108 के अनुसार। ये ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा की होती है। कब होती है, जब एक कोई ऐसा बिल आए जिसमें दोनों ही सदन आपस में विवाद विमर्श कर रहे हो, बहुत ज्यादा विवाद कर रहे हो और उसे पास नहीं कर रहे हो, तब ऐसी विवाद की स्थिति में 108 के तहत राष्ट्रपति जो है एक संयुक्त बैठक बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति संसद के अभिभाषण कर सकता है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण करते हैं जब साल में ऐसा होता है कि जब साल में पहला सत्र लगता है, ठीक है, तो उस जो विंटर सेशन जो लगता है, जो साल का पहला सत्र होता है, उसमें दोनों सदनों को इकट्ठा बिठाया जाता है और राष्ट्रपति एक अभिभाषण देते हैं। साथ ही साथ जब लोकसभा नई चुन के आई जाती है, जब एक नई लोकसभा का गठन होता है, नया चुनाव होता है लोकसभा का, उस समय भी दोनों सदनों को इकट्ठा बिठाया जाता है और राष्ट्रपति एक अभिभाषण देते हैं। इसके बाद एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है जो दोनों सदनों के सदस्य उस पर सिग्नेचर करते हैं और राष्ट्रपति को लिखित धन्यवाद देते हैं। तो बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि हर साल एक सिटिंग होती है, वो ज्वाइंट सिटिंग नहीं है। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग जब ही होगी जब कोई विवाद की स्थिति पैदा होती है, जबकि एक संयुक्त अधिवेशन होता है जो कि साल में एक बार नॉर्मली होता ही है। जब सदन चालू होता है, सदन का सत्र, तो दोनों ही सदनों को एक बार बिठाला जाता है और राष्ट्रपति वहां अपनी बातें रखता है। अगला है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो प्राप्त हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा आत्यंतिक वीटो, जिसको हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। ये राष्ट्रपति जब लगाता है जब कोई गैर कानूनी, मतलब गैर सरकारी सदस्य इस कोई प्रस्ताव लाता है। इसमें राष्ट्रपति डायरेक्ट मना कर देता है कि इस प्रस्ताव को हम संविधान, मतलब अपनी लोकसभा में पारित नहीं करने देंगे और लाएंगे नहीं। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। इसमें यह होता है कि जब कोई बिल आता है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से पास हो जाता है,
फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है हस्ताक्षर करने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता तो वो उसकी निलंबनकारी मतलब उसका सस्पेंसिव वीटो का पावर रहता है। लेकिन अगर वो पुनर्विचार के लिए भेज देता है लोकसभा में और लोकसभा उसमें संशोधन करके पुनर्विचार करके वापस से अगर राष्ट्रपति के पास भेजता है, फिर राष्ट्रपति बाध्य होता है कि उस पे उसे सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। ठीक है। और जो हमारा लास्ट वीटो है राष्ट्रपति का वो है जेबी वीटो, जिसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं। इसमें होता यह है कि राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जब कोई बिल आता है तो वो उस बिल को फोल्ड करके अपने कैबिन में रख लेता है या अपने जेब में रख लेता है और उस पर कोई जवाब नहीं देता। तो 6 महीने तक अगर वो बिल राष्ट्रपति के कक्ष में रखा रहे तो वो बिल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति अपनी सहमति ना देते हुए उस बिल पे ना तो साइन करता है, ना तो हाँ करता है, ना मना करता है, जबकि उसको अपने ऑफिस में पड़े रहने देता है और 6 महीने के अंदर वो बिल वैसे ही समाप्त हो जाता है। आप जानते हैं 1986 जब राजीव गांधी का समय चल रहा है तो इस समय भारतीय डाक संशोधन विधेयक आया था और इस समय हमारे जो देश के राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जेल सिंह जी थे, जिन्होंने जेबी वीटो का इस्तेमाल करा था और उस विधेयक को पारित ही नहीं होने दिया था, अपने कैबिन में ही रखे रहने दिया था। चौथा जो है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, और राष्ट्रपति की क्या क्या न्यायिक शक्तियां प्राप्त है ये देखते हैं। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां करता है। ठीक है, ये इसकी न्यायिक शक्तियां हैं। सबके न्यायाधीशों को राष्ट्रपति ही चुनता है, ये इनके आर्टिकल्स लिखें। आर्टिकल 143 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार प्राप्त है। अगर राष्ट्रपति चाहे कि उसे किसी चीज पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह चाहिए है तो वो ऐसा कर सकता है। 143 में इसका वर्णन है। जो हमारे देश के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य माने जाते हैं। अगला है राष्ट्रपति का क्षमादान। तो अनुच्छेद 52 में क्षमादान की प्रक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 प्रकार के क्षमादान होते हैं। पहला होता है पार्डन, क्षमा कर देना। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट अगर किसी आदमी को सजा सुना दे और वो जेल में अपनी सजा काट रहा हो तो वो चाहे तो राष्ट्रपति पे अपनी एक क्षमा याचिका लगा सकता है, और राष्ट्रपति अगर देखता है कि ये आदमी ने गुनाह कम किया है और इसका आचरण अच्छा है जेल में और इसने अपनी उम्र बहुत लंबा समय जेल में बिता चुका है तो राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकता है। राज्यपाल भी ऐसा कर सकता है। तो राष्ट्रपति पार्डन कर देता है, मतलब या तो क्षमा कर देगा। अगला होता है प्रतिलंबन, मतलब उसे उसकी जो सजा की अवधि है उसे कम कर देता है। अगला है परिहार, उसके जो सजा का फॉर्मेट होता है उसे बदल देता है। जैसे मृत्यु दंड है तो उसे उम्र कैद में बदल सकता है। अगला है लघुकरण, मतलब उसका मान लीजिए उसे उम्र कैद मिली है तो उसे 2, 4, 5 साल की सजा में वो लघुकृत कर सकता है। ये राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं। अगला है विराम, राष्ट्रपति चाहे तो उसकी फांसी को रोक सकता है, उसकी सजा पे विराम लगा सकता है। आपने देखा होगा क्रांति मूवी में दिखाया है, कई पिक्चरों में दिखाते हैं कि जब कोई गुनहगार रहता है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल को क्षमा याचिका भेजता है और अगर उसका आचरण अच्छा है और वो बेगुनाह है तो राष्ट्रपति उस पर क्षमादान लगा देता है और विराम लगा देता है, जिससे कि उसकी सजा वहीं खत्म हो जाती है और वो स्वतंत्र नागरिक की तरह अपना व्यवहार कर सकता है समाज में। तो ये थे हमारे सारे के सारे पॉइंट राष्ट्रपति से। तो ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है जो सारे एग्जाम्स में पूछता ही है। आप इस वीडियो लेक्चर को 1-2 बार देखें और जो भी इस वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया है उसके अच्छे नोट्स बनाएं। खासकर ये जो आपके आर्टिकल्स हैं यहाँ से तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही हैं, तो इनको तो आप विशेषकर अपने कॉपी में नोट्स बना के रखें ही। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में राष्ट्रपति से प्रमुख तथ्य लाने वाला हूं कि कौन से हमारे देश के प्रमुख राष्ट्रपति रहे हैं, उनके पहले कौन से हैं, अंतिम कौन से हैं, पद पे रहते हुए मृत्यु किसकी हुई है, किसने त्यागपत्र दिया, ये जो पॉइंट है ये सब भी आते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बहुमूल्य सुझाव हमें प्रदान करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।